So I think in the last lecture we spoke about the various types of series of atomic spectra. हमने बात की थी Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Pfund, जहाँ पर n की वैल्यू हमने बात की थी 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे करते करते we can keep on continuing the series up to infinity obviously. अब सवाल ये है कि infinity number of shells तो होते नहीं है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में तो एक ही होता है शेल, तो उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन को एज अ बेस यानी कि एज अ बोलते हैं ना कि फंडामेंटल मॉडल यूज़ किया था और सिर्फ वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए थे टू अदर दिस थिंग एलिमेंट्स एंड अदर आइटम्स. ठीक है, ओके. सो हमने यहाँ तक डिस्कशन किया था लाइन स्पेक्ट्रम का कि लाइन स्पेक्ट्रम हर एलिमेंट का यूनिक होता है और वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो लाइंस वाले पैटर्न में होता है. और जो बामर सीरीज है वो थी हमारी किसमें, विजिबल स्पेक्ट्रम में. ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट टाइम बोला हुआ है. ठीक है, बामर सीरीज इन विबग्योर स्पेक्ट्रम. अच्छा, बोर्स मॉडल तो हमने रदरफोर्ड मॉडल देख लिया, प्लम पुडिंग मॉडल वगैरह पहले देख लिया था, जे थॉमसन वाला. अब हम लोग देखते हैं नील्स बोर. नील्स बोर के बारे में काफ़ी सिंपल चीज़ है. उसने क्या बोला कि भाई प्लैंक्स कांस्टेंट, मैक्स प्लैंक का थियरी हमने देखा था, E = h न्यू. तो इसे प्लैंक्स जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करें और हाइड्रोजन एटम को हम लोग जज करें कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा. तो पोस्टुलेट्स क्या थे बोर्स मॉडल के? इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको मालूम था एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट में आता है. ऑर्बिट को उसने स्टेशनरी स्टेट भी बोला था और अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोला था. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. ऑर्बिट को उसने क्या बोला था? स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट. वी टुडे नो दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड शेल ऑल्सो. तो 4 नाम है ऑर्बिट के, बरोबर. ऑर्बिट, शेल, स्टेशनरी स्टेट, अलाउड एनर्जी स्टेट, अरेंज्ड कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस. वी नो दिस. ओके. सेकेंड, उसने ये बहुत ही क्लियरली कहा, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम. नाउ दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज हमने रदरफोर्ड में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही देखा था ना. हमने ये बोला था इट एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिकॉज इट्स अ चार्ज्ड मूविंग पार्टिकल, सो इट शुड कीप ऑन लूजिंग एनर्जी ग्रेजुअली एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस. बट बोर्स ने बोला नहीं, नील्स बोर ने बोला नहीं, इट डज नॉट लूज और डज नॉट चेंज द एनर्जी विद टाइम. Only change in energy will happen when electron will move from a lower to higher, then energy is absorbed, higher to lower, then energy is released और emitted. Common sense की बात है. इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जब मिलेगी तो ये हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा और वापस आएगा. यहाँ से आया तो एनर्जी गेन किया और यहाँ से यहाँ आया तो लूज किया. सिंपल, लोअर से हायर मतलब ग्राउंड. इसको जो लोअर वाला है उसको हमने क्या बोला था? हमने इसको ग्राउंड बोला था, ग्राउंड स्टेट. और हायर वाले को हमने बोला था एक्साइटेड स्टेट. बोलोगे ठीक है, सही बात है सर. एंगुलर मोमेंटम अगेन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, अगेन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम, बट उसको उन्होंने यहाँ पर अप्लाई करके दिखाया था. कैसे? ही सेड न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज डेल्टा E बाय H. जो ये लॉस और गेन हुआ तो 2 लेवल्स की एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, लोअर लेवल और हायर लेवल की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको उन्होंने बोला डेल्टा E. एंड वी नो E = H न्यू. तो E की जगह उन्होंने डेल्टा E बोला, बस इतना ही फर्क है. एनर्जी की जगह उन्होंने डिफरेंस इन एनर्जी बोला, बाकी फंडा उन्होंने सेम रखा. देखो लोग, ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल और लॉजिकल चीज़ है. और चौथा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, अगेन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई एंगुलर मोमेंटम जो है, जो सर्कुलर मोशन में अक्सर होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ क्वांटाइज्ड कॉन्सेप्ट. अगेन बिकॉज ये एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पैकेट्स यानी कि पर्टिकुलर बंडल्स में ही आता है, पर्टिकुलर मल्टीपल्स में आता है, बोल सकते है ना, पर्टिकुलर मल्टीपल्स में आता है.
जिसको उन्होंने बोला था एम वी आर नॉर्मली कॉन्सेप्ट होता है एंगुलर मोमेंटम का, एम वी आर होता है, बट एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम की जगह उन्होंने एम ई लिखा है, बट फंडा सेम है, इज एन टाइम्स एच ऑफ 2 पाई, एन टाइम्स ऑफ एच बाय 2 पाई, वेर एन इज इक्वल टू 1 2 3। मतलब इन शॉर्ट अपन बोल सकते हैं कि एक क्वांटम जो है विल बी h बाय 2 पाई इन दिस केस। समझे बात को? नॉट एक क्वांटम, सॉरी, एक मतलब एक यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो है h बाय 2 पाई। यस, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट स्टेशनरी, हाँ, तो 1 यूनिट मतलब सबसे यूनिक इन द फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट शेल इज h बाय 2 पाई। फिर n जो है ना, ये 1 2 3, अच्छा ये n जो है 1 2 3 वो तो ठीक है, बट यही n एक्चुअली उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है, बोलो हाँ कि ना? यही n उसका, हाँ जी, जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल को बिलोंग करता है वही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेसिकली, एंड दैट वी कॉल एज इज वैल्यू ऑफ n। अच्छा, m इज मास, v इज वेलोसिटी, है ना, m e इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी, एंड r इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ गिवन ऑर्बिट, पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात करें। अच्छा, and as I mentioned, the angular moment of 1 unit, the basic fundamental property will be h by 2 pi, and everything else will be multiples of that, twice, thrice, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, n times, ऐसा आएगा। Now important thing, radiation is emitted or absorbed only when transition of electron takes place, right? Therefore, Maxwell's electromagnetic theory does not apply here. That is why only certain orbits are fixed. Maxwell की थियरी क्या थी? कंटिन्यूस एमिशन। बहुत सारे बच्चे ना मैक्स प्लैंक और मैक्सवेल ये दो थियरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगेन फिजिक्स में आप लोग मैक्सवेल थियरी भी पढ़ते हो और मैक्स प्लैंक थियरी भी पढ़ते हो, है ना? ठीक है, मैक्सवेल की थियरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी थी और मैक्स प्लैंक की थी क्वांटम ऑफ एनर्जी वाली। यहाँ पर फंडा ये कि कंटिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होगा जब ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन यानी कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, भले ही लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, तभी ही एनर्जी का चेंज है। जब उसने एक ऑर्बिट पकड़ लिया और वहीं पे घूम रहा है तो एनर्जी का कोई भी चेंज नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में बहुत क्लियर करनी है आपको। When electron is in a particular shell, तब उसका कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं होने वाला। बहुत ही क्लियर, ठीक है। तो उसने बोला भाई स्पेसिफिक स्टेशनरी स्टेट्स क्या है? तो n is 1 2 3 जो मैंने अभी कहा, these are called principal quantum numbers। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा भी था ऊपर, ठीक है। The radius of a given particular stationary state और a स्टेशनरी स्टेट, ये वर्ड वो लोग बार बार यूज करेंगे, बट हम लोग वर्ड यूज करने वाले हैं ऑर्बिट और शेल। ये भी मैंने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दिया है कि 4 अलग अलग नाम है, चारों एप्लीकेबल हैं किसके लिए? शेल के लिए ही एप्लीकेबल है। बोलोगे ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला है Rn इज n स्क्वायर a नॉट, n स्क्वायर a नॉट, वेर a नॉट इज 52.9 पिकोमीटर। That is the radius of the which one? First, जो फर्स्ट ऑर्बिट। देखो अपने पास तो तभी रेफरेंस के लिए हाइड्रोजन ही था ना, ये तो सबको मालूम है। अभी मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि भाई पहले तो हाइड्रोजन ही था और हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, एक ही शेल है, उसके अंदर सब शेल भी एक ही है। कौन सा? सो हाइड्रोजन इज नथिंग बट 1s1। तो शेल कितना? एक। कौन सा? फर्स्ट शेल। सब शेल कितना? एक। कौन सा?
एस सब शेल, एक ही शेल एक ही सब शेल, और कुछ है ही नहीं। तो रेफरेंस पॉइंट ही हमारा ये है। अब लोग हाँ सही बात है सर, और उसका उन्होंने ढूंढ लिया था कि जो हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल है उसका जो रेडियस है वो 52.9 एंड nth शेल के लिए जस्ट मल्टीप्लाइड बाय n²। तो सपोज सेकेंड शेल है तो 4 टाइम्स, थर्ड शेल है तो 9 टाइम्स, फोर्थ शेल है तो 16 टाइम्स। 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर। ये आ रही बात समझ में, है ना? तो फॉर सेकेंड, अरे ये क्या, तो मैं अगर सिंप्लीफाइड वर्जन लिखूं तो फॉर सेकेंड शेल, फॉर थर्ड शेल, फॉर फोर्थ शेल आई कैन राइट इट एज 4 टाइम्स ऑफ A0, फिर 9 टाइम्स ऑफ A0, फिर 16 टाइम्स ऑफ A0, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बोलो ठीक है, ये सिंपल हो गया सर, है ना? तो सेकंड शेल का आपको कोई अब रेडियस पूछ ले तो 52.9 है, समझो 50 पकड़ लो, 4 टाइम्स ऑफ दैट 200, सिंपल 200 पिकोमीटर रफली। जैसे कि कोई भी एलिमेंट का आपको पूछे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल ही पूछेगा ना, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। दैट इज वाई तो इसको हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के अप्लाई किया टू अदर एलिमेंट्स। तो इट डज नॉट मैटर फॉर विच एलिमेंट इट इज दे आर आस्किंग, समझे? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर के वैल्यू से वो अफेक्ट नहीं होने वाला, जेड के वैल्यू से नहीं अफेक्ट होगा, वो सिर्फ एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, सेवेंथ रो तो इनकम्प्लीट है, तो आपको n इक्वल टू 1 to 6, बस इतना ही पॉसिबिलिटीज है ना, और क्या पॉसिबिलिटी है? तो फिफ्थ के लिए क्या रहेगा 25, और सिक्स्थ के लिए क्या रहेगा 36, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। बस सिंपल, इसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, सिंपल रखने का, बहुत सिंपल है, इजी चीज़ है ये। देखो, एज n इंक्रीजेस r इंक्रीजेस, ऑब्वियसली n बढ़ेगा तो r भी बढ़ेगा, कॉमन सेंस भाई, ठीक है? ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ इट्स ऑर्बिट, ठीक है? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड with its orbit? The answer is its particular orbit की energy, ठीक है? And the energy is given by the formula En is minus RH into 1/n²। तो अब सवाल बच्चे पूछते कि सर जब माइनस RH into 1/n² है तो why not directly write it as RH/n²? करेक्ट। तो RH हमारा कांस्टेंट है, इंटू 1/n² आपको मल्टीप्लाई करना है, वेयर R ऑब्वियसली इज कॉल्ड द Rydberg, everybody knows this, is called the Rydberg constant. The value is 2.18 into 10⁻⁻18 joule. Now, the energy of the lowest state, also called the ground state, is this one. Now, please understand, this is with respect to hydrogen, हाँ? तो हाइड्रोजन में फर्स्ट शेल में ही है ना इलेक्ट्रॉन, तो उसमें फर्स्ट शेल ही उसका ग्राउंड स्टेट है। बट अगर मैं सपोज आपको बोलूँ कि अच्छा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एटम है, सॉरी, ये 2,6, सो 1s2 2s2 2p4, और ये ऐसा है 1 2 3 and 4। तो इस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो ये सेकेंड शेल का हिस्सा है। क्या है ये? सेकेंड शेल। तो सेकेंड शेल की जो एनर्जी वो इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, समझे? ये यहाँ पे भी सेकेंड शेल की जो एनर्जी है वो इसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, ठीक है? डज नॉट मीन दैट इट इज गोइंग टू गो बैक टू फर्स्ट शेल, दैट इज स्टुपिडिटी। तो लोएस्ट स्टेट, दैट इज द लोएस्ट ऑर्बिट का एनर्जी is minus 2.18 into 10⁻⁻18 upon 1 square, which is 1, which is equal to, the value is equal to
माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है। एनर्जी ऑफ सेकेंडरी स्टेट यानी कि n इक्वल टू हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से बदलेगी। अब जनरल फॉर्मूला पता है तो इजी। तो इसमें अगेन द स्मार्ट स्टूडेंट्स व्हाट दे विल डू और दैट व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू डू एटलीस्ट इज यू डू दिस रेडियस एनर्जी, मेक अ टेबल राइट हियर। Right here n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4 and write the values in this table। जो मैंने अभी ऊपर बताई वैसे वैल्यूज सीधा लिख के रखो ताकि आपको वैल्यूज टिप ऑफ योर टंग पे याद हो जाए। तो जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो वो बहुत ही आसानी से रिकॉल होती है। ठीक है, बढ़िया। अब ये जो मैं नेक्स्ट लाइन मार्क करने जा रहा हूं ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर। When the electron is free from the influence of the nucleus, the energy is taken as 0। जब इलेक्ट्रॉन पर कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है न्यूक्लियस का, कोई लेना देना ही नहीं है न्यूक्लियस का, तो जब कोई लेना देना ही नहीं है न्यूक्लियस का तो उस समय एनर्जी जो है उसकी वो क्या है, 0 है। करेक्ट। तो दैट इज वाई नेगेटिव ना। उसको रेजिस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जाना चाहिए, आइडियली जाके गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस में, बट वो नहीं चाहता। अच्छा, so the energy is taken as 0 when the electron is completely free from the influence of the nucleus। The electron in this situation is associated with which state? Principal quantum number infinity। मतलब अगर एक एटम है, अगर एक एटम है और उसके न्यूक्लियस बस उसके मैं शेल्स बढ़ाते जाऊं तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अभी तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 7 ही रोज है, वो भी 7वां वाला इनकम्प्लीट है। ऐसे बढ़ाते अगर मैं इन्फिनिटी तक पहुंच जाऊं, मेरा इन्फिनिटी का साइन ऐसा उल्टा, इन्फिनिटी तक पहुंच जाऊं तो इतना दूर हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कि उसकी फील्ड से बाहर निकल गया। अब उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, जिसको आप लोग फिजिक्स में एस्केप वेलोसिटी के जैसा भी पढ़ते हो। याद है फिजिक्स में ग्रेविटेशन में एक फंडा है जिसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब कि भाई ये सैटेलाइट है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, अब खो जाएगा ये, अब इसका कोई लेना देना नहीं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को इमेजिन करो, अब इन्फिनिटी पे पहुंच गया वो डिस्टेंस n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो अगर हाइड्रोजन के टर्म्स में देखें तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया, तो अब हाइड्रोजन का एटम आयोनाइज हो गया, H+ बन गया हमारा भूखा नंगा हाइड्रोजन। एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया तो वो आयोनाइज हो चुका है। जब तक इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड इज रिमेनिंग इन द ऑर्बिट, द एनर्जी एमिटेड एंड द एनर्जी इज लोअर्ड। दैट इज द रीजन, बिकॉज वो एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करता है ना, कंटिन्यूसली करता है नहीं, ट्रांजिशन में करता है, ट्रांजिशन में करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, कंटिन्यूसली नहीं करता, ओनली व्हेन, जब तक ऑर्बिट में तब तक नहीं करेगा, जब ट्रांजिशन है तब करेगा। बट लूज करेगा कि गेन करेगा, जनरली वो लूज करेगा, एनर्जी लोअर्ड होती है, और एनर्जी लोअर्ड होती है इसीलिए नेगेटिव साइन होता है भाई। एंड डिपिक्ट्स इट्स स्टेबिलिटी रिलेटिव टू द रेफरेंस स्टेट ऑफ एनर्जी दैट इज इंफिनिटी। मतलब इंफिनिटी पे उसकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए थी। अगर वो इंफिनिटी नंबर के ऑर्बिट पे होता तो उसकी एनर्जी उस वक्त पॉजिटिव होनी चाहिए। बट इंफिनिटी के पहले किधर भी रहेगा
तो वो नेगेटिव रहेगी. हाँ, इट विल बी लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव, ऐसा हो सकता है. सॉरी, नॉट पॉजिटिव, हाँ जीरो. इन्फिनिटी पे जीरो होना चाहिए, बट ऐसा होगा कि जैसे ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ पर -2.18, यहाँ पर -1 डिवाइड बाई वॉट एवर 1 स्क्वायर समथिंग, सब जगह नेगेटिव 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 वैल्यू रहेगी. और यहाँ पर इन्फिनिटी पे आने पे इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो. मतलब पॉजिटिव कभी नहीं हो सकती. ठीक है, पॉजिटिव नहीं हो सकती. अच्छा, बोर की थियोरी का और एक चीज फंडा ये था, बोर थियोरी कैन ऑल्सो बी इजिली अप्लाइड टू आयॉन्स कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल He+, Li2+, Be3+, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर मेरे पास जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी कोई भी एलिमेंट लिया जिसको हम लोग सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और एक छोड़ दिए, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल. अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सीधी बात है. तो हाँ, अच्छा, सो इन्होंने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जैसे कि मैंने बताया ये He और Li और Be, जहाँ पर सब निकाल के एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो उसको उन्होंने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बोला. नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट. अच्छा, En, अब इंपॉर्टेंट चीज, एक और पॉइंट, Z². अगर मुझे ये किसी और एलिमेंट के लिए अप्लाई करना है, तो थियोरेटिकली डिराइव्ड फॉर्मूला ये था कि 1/n² की जगह पे आप Z²/n² कर दो. 1/n² की जगह आप क्या कर दो, Z²/n², where Z is the atomic number of the given element. ठीक है, हाँ, जहां पर आप 1 लगा रहे थे फॉर हाइड्रोजन Z = 1, तो आप 1/n² लिख रहे थे, तो इसीलिए ये जनरल एक्सप्रेशन आया था. और सेम लॉजिक उन्होंने रेडियस के लिए भी लगाने को बोला, तो वहां पे 52.9 इंटू n² कर रहे थे ना अपन, n² इंटू A0, उसको भी डिवाइड बाय Z कर लो, ऐसा बोला हूं. तो अगेन जो हम टेबल बना रहे थे, अभी मैंने कहा था ना कि जो स्मार्ट बच्चे वो टेबल बनाएंगे, तो टेबल में भी अब 2 टाइप बनाएंगे हम. एक फॉर हाइड्रोजन बनाएंगे और एक बनाएंगे फॉर ऑल एलिमेंट्स. फॉर ऑल एलिमेंट्स वाला अगर आप रट लोगे फॉर्मूला तो अच्छा रहेगा. तो उसमें रेडियस और एनर्जी फॉर्मूला लर्न कर लेना है, और उसमें हाइड्रोजन को सिर्फ रिप्लेस करना है. तो मतलब हर जगह Z की वैल्यू क्या डालनी है, 1, बस, बाकी आपका सेट है, कोई टेंशन ही नहीं है ना. तो जो फॉर्मूले हमने यहाँ पे मार्क किए, एक छोटा सा ऐसा टेबल बना के लिख लेने का. ठीक, yes, that is good. Z is atomic number, बाकी सब यहाँ पे थोड़ा सा फालतू है. ओके, okay, so they applied this. So in short, the whole crux of the matter is घुमा फिरा के अब ये चीज़ बार बार रिपीट होगी कि भाई हाइड्रोजन का कैलकुलेशन करो और सब पे अप्लाई करो. ये बार बार रिपीट होने वाला है, ये पक्की बात है. ठीक है, चलो. So value of energy becomes more negative and that of radius becomes smaller with increase of Z. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है, value of energy becomes more negative and that of radius becomes smaller with increase of atomic number. अच्छा, means electron is more tightly bound to the 1097 वो वाला किया था ना हमने. अच्छा, कौन सा, रीडबर्ग कांस्टेंट, ये रहा.
ये रहा रिडबर्ग कांस्टेंट 2.8 इंटू 10⁻18 जूल. दिस इज द रिडबर्ग कांस्टेंट. अच्छा, it is also possible to calculate the velocities of the electrons. Although the precise equation is not given, quantitatively magnitude of velocity increases with increase of positive charge on the nucleus and decreases with increase of principal quantum number. Basically, simplified version, velocity increases with positive charge and decreases with principal quantum number. जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती है. चार्ज बढ़ता है बोले तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना. ऑन द न्यूक्लियस ये बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, सीधी बात है. और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल वो बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम होती जाएगी. दोबारा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम पे आ गए, फिर से घूम फिर के हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम पे आ गए. इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन है यहाँ पे. We'll go a little faster because we've already discussed line spectrum. ठीक है. Radiation is absorbed if electron moves from smaller to higher quantum number. Lower orbit to higher orbit जाता है तो radiation absorb होता है. Emitted higher to lower. Already discussed. This change is delta E final minus initial. Again we know this. है ना. So combining the equations that are given, we know that delta E, that is change, is E final minus E initial. तो मैं ऐसा बोलूँगा RH by n square, RH into 1 by n square ऐसा लिखा था ना वहाँ पे, चेक कर लो. RH into 1 by n square था, तो मैं बोलूँगा RH into nf square minus of minus RH into ni square फाइनल इनिशियल. ठीक है भाई. तो आर एच को मैंने कॉमन ले लिया तो 1/n i स्क्वायर माइनस 1/n f स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. और आर एच की वैल्यू क्या थी 2.18 इंटू 10⁻18 जूल आर एफ की वैल्यू थी. तो इनिशियल माइनस 1 इनिशियल माइनस 1 फाइनल. बोलोगे ठीक है. तो इसको प्रूव करके देखते हैं. प्रूव करें. सपोज आई से सपोज यू से अच्छा इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकेंड टू फोर्थ. लेट्स से सेकेंड से डायरेक्ट फोर्थ. ऐसा होता नहीं है जनरली. इट जंप्स 1 ऑर्बिट एट अ टाइम. सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ ऐसा जाता है. सेकेंड टू फोर्थ डायरेक्ट नहीं होता बट थियोरेटिकली मैं बोल रहा हूँ. चलो तो इसमें डेल्टा ई का वैल्यू रहेगा 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/. इनिशियल वाला क्या था सेकेंड तो 2 स्क्वायर. फाइनल वाला क्या था फोर्थ यानी कि 4 स्क्वायर. सो 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/4 माइनस 1/16 है ना. लोअर टू हायर गया तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है. समझ में आई बात. तो ओवरऑल डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव. मतलब ये प्रूव हुआ कि अच्छा उसने अब्सॉर्ब किया. और यही अगर उल्टा होता तो 1/16 माइनस 1/4 होता तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होती. तो ये प्रूव हो जाता कि अच्छा भाई लोअर हायर से लोअर आया ना तो उसने एमिट किया, लूज किया एनर्जी. क्लियर. करेक्ट. लूज करेगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी और गेन करेगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी एनर्जी की. ये तो थर्मोडायनेमिक्स भी अपने को सिखाता है ना. अच्छा अभी इसी को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखो तो डेल्टा ई ये वैल्यू तो समझ में आई थी बट अब डेल्टा ई की जगह पे मैंने उसको ई इक्वल टू एच न्यू से कोरिलेट किया. तो बोलूँगा न्यू इज डेल्टा ई बाय एच विच इज इक्वल टू दिस. समझा नहीं समझा. डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू और डेल्टा ई इज इक्वल टू दिस ऑल्सो, दिस वैल्यू.
तो ये तो मैंने रखी, और मेरे को न्यू की वैल्यू चाहिए थी तो मैं उसको डेल्टा ई बाई एच भी लिख दिया, ये रहा। ओके ठीक है, और आर एच की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 2.18 इंटू 10⁻18। एच की वैल्यू पिछली बार की थी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल और जूल कैंसर, तो 1/सेकेंड आया ना, फ्रीक्वेंसी तो ढूंढ रहे, सही बात है, इंटू 1/ni² f²। ni² माइनस nf², इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पर इन्होंने निकाली 2.18 डिवाइड बाई 6.626, तो ये वैल्यू निकल के आई 3.29 इंटू 10⁻15। तो मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट चेंजेस इट्स ऑर्बिट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को जब बदलकर कहीं जाता है हायर या लोअर में, तब जब वो एनर्जी लूज या गेन करता है, तब जो वो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, उसके लिए ये वैल्यू आगे वाली फिक्स रहेगी, सिर्फ 1/इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/फाइनल स्क्वायर, ये वाला है ना, 1/ni² माइनस 1/nf², इतना आपको कैलकुलेट करना है। बाकी 3.29 इंटू 10⁻15 ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब उसी को वेव नंबर, देखो वो कितने ज़्यादा वेरिएशन कर रहे हैं, उसी को वेव नंबर के फॉर्म में लिखो। तो पहले एनर्जी के फॉर्म में लिखो, फिर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखो, फिर वेव नंबर के फॉर्म में लिखो। तो अब जो मिला वो 3.29, यहां तक तो मिल गया था, उसको स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दिया। बट ये जो ब्रैकेट में है 1/ni² माइनस 1/nf², ये तो कांस्टेंट ही है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। आपको चाहिए तो आप कैल्सी से कंफर्म भी कर सकते हो, ये वैल्यू करेक्ट है। दैट इज 1/09677 इंटू 10⁻7। नाउ जस्ट बिफोर, हाँ नहीं, just before I wind up this part, let me clarify one very important thing here. ये देखो, ये क्या वैल्यू आई थी 109,677, ये हमने की थी ना वेव नंबर के लिए। तो ये वेव नंबर थी 109,677, ये भी रीडबर्ग ने ही दी थी, है ना, सीरीज। और सारा घूम के कैलकुलेट करने के बाद वेव नंबर के लिए इसको 1 2 3 4 5 5 बार इसको मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5, तो कितना बचा, इधर 2 बचेगा, और मीटर और सेंटीमीटर मतलब 2 का डिफरेंस। देखो सेम टू सेम वैल्यू ही तो है यार, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग है। अब वो 1.09 जो है, ठीक है, उतना बड़ा वैल्यू कोई एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करता, अपन अप्रोक्सीमेटली 1 ही ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब एमसीक्यू की कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। Now one also very important thing, in case of absorption NF is greater than NI, अभी प्रूव किया मैंने, लोअर टू हायर गया तो अब्जॉर्ब हो रहा है ना। In case of emission NI is greater than NF, ये अभी मैंने अगेन प्रूव किया। तो डेल्टा E is negative and here डेल्टा E is positive। अब्जॉर्ब बोले तो पॉजिटिव एंड रिलीज बोले तो नेगेटिव, ठीक है। बाकी सब ये फालतू है, इसको सिर्फ रीड कर लेना। अच्छा, इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम 2.10 दिया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ये थियोरेटिकल है, आपको नीट में यही सेम टू सेम क्वेश्चन या सिमिलर फॉर्मेट का क्वेश्चन वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में दे देंगे। कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, चेक करो। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। द बेस्ट पार्ट अबाउट केमिस्ट्री व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स में तो फिर भी न्यूमेरिकल में दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, केमिस्ट्री में ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। ओनली वन अननोन एंड सब्स्टिट्यूशन। फॉर्मूला अच्छे से करके जाओ, उसमें से गिवन निकालना सीखो।
गिवन निकालना सीखो, आपका जीवन सफल है। गिवन निकालो, सेट जीवन। हाँ ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी पूछा है, वेवलेंथ पूछा है, एनी फाई और N2 ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम फाई टू 2 हायर टू लोअर, मतलब आंसर क्या आना चाहिए, हायर से लोअर, नीचे से ऊपर से नीचे आया तो एनर्जी लूज करेगा, तो फाइनल आंसर मेरा नेगेटिव आना चाहिए। पहले तो दिमाग में ये फटाक से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो एमिशन है ये, ऊपर से नीचे आया तो एनर्जी लूज किया, नीचे से ऊपर जाता तो गेन करके जाता। अच्छा, तो मुझे वो बोलता है भाई इनिशियल 5 है, फाइनल 2 है, और मेरे को ये वैल्यू पता है। एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/ni² अपॉन -1/nf², 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये तो पता ही था, सीधा सीधा कैलकुलेशन, आंसर आ गया, बहुत ही आसान। फ्रीक्वेंसी अगेन आई नो द एब्सोल्यूट फॉर्मूला, एकदम आसान है। फ्रीक्वेंसी इज डेल्टा ई अपॉन एच, क्यों, ई इज इक्वल टू एच न्यू, पता है। ई का वैल्यू ढूंढ लिया था, ये रहा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, सब बच्चे पूछते हैं सर ये नेगेटिव साइन है, आपने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिखा। हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, हम एनर्जी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। देखो एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन को छोड़ देंगे। ये रहा, और लैम्डा इज c/v, तो 434 नैनोमीटर। तो अगेन अगर आपको एक बस बेसिक फॉर्मूला पता है, सब्सटीट्यूट, गेट द वैल्यू, इट्स एक्चुअली एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। लिमिटेशंस आर वेरी सिंपल, ओके। बोर्स मॉडल रुदरफोर्ड से बेहतर था, बट इसमें भी बहुत सारी लिमिटेशन थी। क्या क्या लिमिटेशन थी, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर फाइनर डिटेल्स, दैट इज टू क्लोजली स्पेस लाइन। स्पेक्ट्रम की बात करता था, ये बार बार स्पेक्ट्रम की बात कर रहा था, बट उसने ये नहीं बताया कि स्पेक्ट्रम में अगर 2 लाइन ऐसी इतनी नजदीक है कि जिसमें से हमको डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करने का, वो नहीं बता पाए थे बोर भाई साहब। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यानी स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको हम लोग, मैं बार बार बोलते रहता हूँ स्पेक्ट्रोमीटर, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीटर है, जो ये एक मशीन है जिसको इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाइंस को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है। उसमें जब ये ऑब्जर्व की जाती थी तो बहुत सारी बार ऐसा होता था कि ऑलमोस्ट एकदम ऐसा चिपकी हुई लाइंस, वेरी क्लोजली स्पेस और ओवरलैपिंग टाइप ऐसे लाइंस मिलती थी। तो उसको बोलते हैं ना कि डिफरेंशिएट करने के लिए बोर के मॉडल में कुछ नहीं था। ठीक है, ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर दैन हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि लिथियम 2+ या बेरिलियम 3+ को एक्सप्लेन कर पाता था, पर एक्चुअली स्पीकिंग एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा के लिए ये ज़्यादा अप्लाई नहीं होता था। वो तो हमने थियोरेटिकली अप्लाई करते करते फॉर्मूला निकाल लिया, बट बोर ने तो एक ही एक्सप्लेन किया था ना, कौन सा, हाइड्रोजन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट एक इस पैराग्राफ का लास्ट लाइन है, बोर्स थियरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। क्या है ज़ीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट? अगेन ये फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, बट बता देता हूं। स्पेक्ट्रल लाइंस विल स्प्लिट, स्पेक्ट्रल लाइंस अलग अलग हो जाएगी, उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो ज़ीमन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो स्टार्क इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट्स को बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये दोनों इफेक्ट को क्वांटम मॉडल एक्सप्लेन करता है, जो हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। अच्छा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम को मॉलिक्यूल बनाने की नेसेसिटी क्यों है टू अटेन स्टेबिलिटी, ये भी बोर नहीं बता पाए थे। इनफैक्ट इसके पहले का कोई भी नहीं बता पाया था। सब लोग एटम को ही डिस्क्राइब करने में इतने परेशान थे, अगले स्टेप पे पहुंचे ही नहीं, कभी मॉलिक्यूल तक पहुंचे ही नहीं।
तो अभी तक हम मॉलिक्यूल पे गए ही नहीं है। एक्चुअली ये चैप्टर डील्स विद एटम, उसके बाद हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एनसीबी नाम का जो चैप्टर है उसमें मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि क्यों हुई बॉन्डिंग, कैसे हुई बॉन्डिंग वगैरह। लास्ट पार्ट जो है, जो एक्चुअल जो थोड़ा हाई फंडू पार्ट है, वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें हम लोग डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो डुअल बिहेवियर तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, डी ब्रोली, ये मैंने नाम ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, डी ब्रोली है ना। बहुत लोग इसको डी ब्रोगली भी बोलते हैं, वो उनकी मर्जी भाई, ठीक है। So he said with a lot of conviction, he said that dual behavior होना चाहिए रेडिएशन का, that is particle and wavelength। इस पे काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन हो चुका है कि भाई लाइट में भी पार्टिकल है, that is photon, और वेव है, that is electromagnetic wave। जस्ट लाइक फोटोन, एग्जैक्टली उसने फोटोन से कंपेयर किया, मोमेंटम भी होना चाहिए, वेवलेंथ भी होना चाहिए। सो सेम वे इलेक्ट्रॉन्स के पास भी मोमेंटम भी होना चाहिए और वेवलेंथ भी होना चाहिए। एंड इसीलिए उसने डी ब्रोगली इक्वेशन, अभी आप लोग उसको डी ब्रोगली बोलते हो तो ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन दिया, जहाँ पर उसने वेवलेंथ दैट इज लैम्डा एंड मोमेंटम दैट इज पी का साथ में रिलेशन बताया। और क्या बताया उसने बोला P इज इक्वल टू H बाय लैम्डा, और उल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H बाय P। P इज मोमेंटम, फिजिक्स में पढ़ा है सबने, मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मैं छोटा पत्थर आपके ऊपर 15 किलोमीटर पर आवर पे फेंकूं, या बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर 10 किलोमीटर पर आवर पे फेंकूं, तो जिसका मोमेंटम ज्यादा है उससे ज्यादा चोट लगेगी, है ना। हाँ जी, नहीं 10 किलोमीटर पर आवर इज नथिंग। फिजिक्स में एक बहुत ही पॉपुलरली पूछा जाता है, वुड यू हैव अ फुटबॉल कमिंग एट यू एट 10 miles per hour or a cricket ball coming at you, sorry 50, or a cricket ball coming at you at 100 miles per hour। भले फुटबॉल बड़ा है तो बहुत लोग ये सोचते हैं अच्छा बड़ा बॉल अपने को ज़्यादा चोट करेगा, बट यहाँ पर वेलोसिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और साइज नहीं, उसका मास बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फुटबॉल और क्रिकेट बॉल में से क्रिकेट बॉल ज़्यादा हैवी होगा क्योंकि वो अंदर से सॉलिड होता है, तो हैवी भी है और उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा चोट पहुंचाएगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि फुटबॉल का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो डिबेटेबल हो सकता था, ठीक है। M इज मास, P इज मोमेंटम वगैरह वगैरह। इट वॉज कन्फर्म लेटर एक्सपेरिमेंटली भी दैट इलेक्ट्रॉन बीम्स अंडरगो डिफ्रैक्शन जस्ट लाइक लाइट। एक्सपेरिमेंटली बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स की अगर रेज है या बीम्स है तो उसका डिफ्रैक्शन हो सकता है जस्ट लाइक लाइट। तो ये प्रूव हुआ कि हाँ भाई, जैसे लाइट का डुअल नेचर हमने बताया है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी डुअल नेचर होता है। क्लियर। और यही जो इलेक्ट्रॉन बीम्स है उसी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन बीम्स को हम यूज करते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। जैसे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में लाइट होता है, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में जहां लाइट यूज होती है वहीं पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम यूज होती है। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखा है बच्चों को बोलते हुए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन दिखता है। नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की बीम यूज होती है टू मैग्नीफाई थिंग्स। बहुत फर्क है दो स्टेटमेंट्स में। मैग्निफिकेशन कितना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का? ओहो हो भयंकर। अचीव्स मैग्निफिकेशन ऑफ 15 मिलियन टाइम्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक चीज को 15 मिलियन बार
मैग्नीफाई कर सकता है। मतलब 15 इंटू 10⁻⁶, 15 मिलियन हुआ ना, ये इतने टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है। फिर भी इज दैट इनफ फॉर एन एटम? नॉट इवन क्लोज, नॉट इवन क्लोज, नॉट इवन क्लोज। विच मीन बिकॉज एटम का साइज है ना एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में होता है, मतलब 10⁻⁻10 या पिकोमीटर 10⁻12। आप उसको 15 मिलियन बार मैग्नीफाई भी कर लोगे ना, तो भी मुश्किल से वो माइक्रोस्कोपिक लेवल्स तक दिखना चालू होगा, मुश्किल से। तो एटम को देख, ये थियोरेटिकल है सब। हाँ, तो एटम को देखना तो भूल जाओ, इलेक्ट्रॉन को देखना तो भूल जाओ, पॉसिबल नहीं होता। So these theories were based on the behavior of those particles. Theories were based on the behavior of those particles. Right? It's like putting on a blindfold and putting your hand in a jar with a lot of coins. Coin को feel करके, हाँ ये 5 का coin है, ये 2 का coin है, मैंने देखा नहीं बट फील करके बता दिया, है ना। ये वैसा हो गया कि अच्छा मैंने देखा कि एनर्जी आई, एनर्जी मालूम पड़ती है, लाइट का पैटर्न पता चलता है, स्पेक्ट्रम दिखता है, एटम नहीं दिखता। ऐसा स्पेक्ट्रम बना है तो ऐसा दिखता होगा, वो अजम्पशन है, समझे बात को। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। हाँ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। बहुत बच्चे पूछते हैं, अरे सर किसी ने देखा ही नहीं तो हम लोग ये थियरीज क्यों पढ़ रहे हैं? ये स्टूपिड बात हुई, किसी ने देखा नहीं तो हम थियरीज पढ़ रहे हैं, ये गलत है। उन्होंने थियरीज को प्रूव करके दिखाया बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, उन्होंने थियरीज को प्रूव करके दिखाया ऑन द बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज, सिंपल है ना। Okay, so every object in motion has a wave character, wavelengths, वगैरह वगैरह. Again, this is very theoretical. This paragraph you can just read. A lot of nonsense theory is there. डी ब्रोली इक्वेशन के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो सिर्फ फॉर्मूला जो है सब्सटीट्यूट करना है, वो एच, एम, वी और लैम्डा, ये 4 में से 3 वैल्यू देगा, एक ढूंढने को बोलेगा, बस कुछ इसमें नहीं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत मस्त चीज़, ये ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों को फैसिनेट करती है। अच्छा, इसमें नीट वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़ी गलती ये करते हैं कि इसके एकदम अंदर इन डेप्थ घुस के इसको बोलते हैं ना कि वो डबल डिफरेंशियल्स को सॉल्व, श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, नोडल प्लेन को जज करेंगे, ये वो सब फालतू टाइम पास में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का, स्मार्टली इसका कोर जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ लेने का बस। कोर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कोर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत प्यार से समझ में आएगा, देखना। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद इन द ऑर्बिट, अग्रीड। इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इज मूविंग विद इन द ऑर्बिट इन अ फिक्स्ड स्पेस। ये ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे नहीं आ रहा, ये अपनी जगह पकड़ के घूम रहा है, एक घूमियो, एक घूमियो, एक घूमियो, ये घूम रहा है मस्त, ठीक है, ये घूमर घूमर वाला डांस अपना ही कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा है? ये लगभग स्पीड ऑफ लाइट से घूमना चाहिए, लगभग, ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन्स इन जनरल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत फास्ट है। अच्छा, आपको मैंने बोला इलेक्ट्रॉन पकड़, इलेक्ट्रॉन पकड़, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन पे उंगली रखने जाओगे, आपको लगता है इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बट बाय द टाइम आप उंगली रखने गए वो यहाँ पहुँच गया, बाय द टाइम आप फिंगर रखने गए यहाँ पहुँच गया, क्योंकि वो इतना फास्ट घूम रहा है ना। तो उसमें ना बहुत लोग दिमाग लगाते हैं, सर मैं प्रिडिक्ट करके पहले उंगली रख दूंगा, है ना, जैसे अपन मक्खी पकड़ते थे बचपन में, इसे पकड़ने जाते थे उड़ जाती थी, तो हम दिमाग लगा, हम अपने आप को जैकी चैन के नाना समझते हैं कि अच्छा वो वहां जाएगी, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, पहले वहीं पकड़ लूंगा, यहाँ से उड़ेगी वहीं पकड़ लूंगा। वैसा फंडा नहीं है। द आइडिया इज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट सच इनॉर्मस स्पीड्स, ठीक है, that it is impossible for you to actually pinpoint its location. That is the point that I'm trying to make. That the speed is so much that it is not possible for somebody to pinpoint where exactly it is or which direction it is headed. अब सवाल ये है
कि हम लोग तो स्फेरिकल सर हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल ऑर्बिट्स की, तो मैं बोलूँगा हाँ बात तो करते हैं हम लोग स्फेरिकल ऑर्बिट्स की, बात सही है। तो व्हाट अबाउट स्फेरिकल ऑर्बिट्स? So what about those spherical orbits? Let's see. अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, what is the direction? तो draw tangent. This is the direction. अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, what is the direction? Tangent. इलेक्ट्रॉन यहाँ है, draw tangent. है ना? सर्कल में डायरेक्शन देने का तो तरीका यही है कि हाँ सर ड्रॉ tangent, बरोबर है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पता करने के लिए पहले उसकी पिन पॉइंट लोकेशन तो पता होनी चाहिए। जब मेरे को यही नहीं, मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, तो मैं अच्छा ये अभी तू रुक, इधर ही रुक इलेक्ट्रॉन, फिर अभी मैं इधर से लाइन खींचूंगा तब मैं डायरेक्शन बताऊंगा, बट वो इलेक्ट्रॉन वहां रुक ही नहीं रहा भाई, ना मैं जज कर पा रहा हूँ कि वो कब कहाँ पे होगा। तो इसका मतलब या तो उसकी वेलोसिटी पता चलेगी या तो उसका डायरेक्शन पता चलेगा, ये जो हाइजेनबर्ग ने कहा। इसका मतलब क्या कि अगर मैं उसकी सिर्फ स्पीड कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, अगर मैं उसका पोजीशन बताना चाहूं तो मैं बता सकता हूं, बट दोनों एक्यूरेटली नहीं बता सकता, दोनों एक्यूरेटली नहीं बता सकता। मतलब कि स्पीड यानी वेलोसिटी एंड डायरेक्शन यानी पोजीशन, डायरेक्शन यानी कि पोजीशन, वेलोसिटी और पोजीशन, इन दोनों में सर्टन अमाउंट ऑफ, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। क्या रहेगी? अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, मतलब कि एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं आएगी, नहीं आ सकती। मीन्स आई नो हाउ फास्ट आई एम गोइंग और आई नो वेयर आई एम गोइंग, बट आई कांट नो बोथ। हाँ अच्छा, तो उसने हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, वर्नर हाइजेनबर्ग उसका पूरा नाम था। करेक्ट। देयर आर लॉट ऑफ जोक्स ऑन दिस हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंजर, दोनों पे काफी जोक्स हैं। श्रोडिंजर की बिल्ली के ऊपर बहुत जोक्स मिलेंगे आपको, बिकॉज ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन हिज कैट, है ना? या अर्विन श्रोडिंजर, there's a very famous not a very famous, that a very good film, nobody has watched it, I'm very sure, Untraceable नाम की एक फिल्म थी, very obscure Hollywood film back in 2008, if I remember correctly, it had released. The first scene of that film starts with Schrodinger's cat. Very famous behavioral experiment actually. We'll come to that. Chalo. So it states that it is impossible to simultaneously determine the exact position and exact momentum of the electron. मास तो हमको पता ही है, तो वेलोसिटी पता चल गई तो मोमेंटम पता चल ही जाता है वैसे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, he said delta of x and delta of px is always greater than h by 4 pi, or delta x to delta mvx is greater than h by 4 pi. m क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। p क्या था? मोमेंटम। p इज इक्वल टू mv। m तो हमको पता है ना, कांस्टेंट, तो अगर p में अनसर्टेनिटी है तो v में भी अनसर्टेनिटी होगी। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है तो वेलोसिटी में भी अनसर्टेनिटी होगी। तो ये रही x, मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, डेल्टा x बता दो, डेल्टा x इज अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ v लिखता तो मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी, मैं vx लिख रहा हूं मतलब अननोन ना, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी, समझे? तो दिस x डिनोट्स अननोन, नहीं मालूम।
हाँ, अब वो गधे लोगों ने क्या किया है मैं बताता हूँ। वो लोग ने क्या बोला कि x को पोजीशन बोलो, है ना, x को पोजीशन का बोलो, डेल्टा x को पोजीशन का चेंज बोलो, वही अनसर्टेनिटी है। तो आइडियली ऐसा होना चाहिए था ना, x का x, आइडियली ऐसा लिखना चाहिए था ना, x का x मतलब x की अनसर्टेनिटी। समझे बात को? यहाँ पर थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ठीक भी है, कंफ्यूजन होना भी चाहिए यहाँ पे, तो उसको मैं दूर किए देता हूँ आपके लिए। फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना। मैंने कहा डेल्टा x, तो डेल्टा x आप मान लो अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। डेल्टा px है अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। विल बी मिनिमम मतलब कम से कम h/4π, अगर इक्वल टू h/4π हो सकता है या उससे ज्यादा ही होगा, मतलब कि इतना एरर तो आएगा ही आएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर h/4π वैल्यू क्यों नहीं दिया है, और आपकी बात सही भी है, वैल्यू क्यों नहीं दिया भाई? क्योंकि h तो कांस्टेंट है, बोलो हाँ कि ना। 6.626 इंटू 10⁻34, हाँ बोलोगे हाँ। और 4 तो नंबर है, पाई 3.14 है, तो ये पूरी वैल्यू तो फिक्स हो गई ना। तो एक्चुअली तो पूरी वैल्यू भी दे सकता था, वो नहीं दी उसने h/4π डिटरमिन की थी, मतलब उसने प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म्स में ये की थी, डिटरमिन की थी। अब तो हमारे पास कैलकुलेशन बहुत और भी आसान है, हम एक्चुअल नंबर निकाल सकते हैं। सो इफ यू लुक एट द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, यू विल से अरे हाँ, ये तो फिजिक्स में जो पहले चैप्टर में पढ़ते हैं ना एरर, वही तो वो बता रहा है यार कि भाई इतना एरर तो आएगा ही आएगा, बस यही तो वो बता रहा है। क्योंकि यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट समथिंग दैट इज मूविंग एट एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटीज, सो यू विल नेवर बी एबल टू गेट एन एक्यूरेट वैल्यू, बस। है ना? अब हम अर्जुन तो है नहीं कि वो घूमती हुई मछली की आंख को मार देंगे। महाभारत में किया था ना अर्जुन ने। बच्चे बोले सर क्या, हाँ कहाँ मतलब आज की तारीख में हाइजेनबर्ग के पास अर्जुन चाहिए था। अर्जुन बोले ये लीजिए भ्राताश्री इलेक्ट्रॉन, पकड़ के लेके आ गया, है ना? तो अपने इसमें भी कुछ भी लिखा हुआ है महाभारत में, और कोई चीज़ें कुछ भी लिखी हुई, अच्छी चीज़ें भी है बहुत, पर कोई चीज़ें ऐसी लगती है कि जो आज की जनरेशन, आपकी जनरेशन, आप लोग सुनते होगे बोले अरे क्या फेंकते यार अर्जुन बाण मारता है बारिश हो जाती है, बोले विदर्भ में भेजो बेचारे किसान तरस रहे, है ना? इमेजिन अर्जुन एंड करण गोइंग, है ना, विद द एरोज एंड लाइक ओहो लो बारिश हो गई, अब करो खेती। एनीवे, so delta x is the uncertainty in position, delta px is uncertainty in momentum, and vx, delta vx is uncertainty in this thing. अच्छा, होगा क्या कि हम लोग पोजीशन जितना एक्यूरेटली ढूंढने जाएंगे, वेलोसिटी का एरर उतना बढ़ जाएगा। पोजीशन को जितना पिन पॉइंट करने जाएंगे, वेलोसिटी का एरर उतना ही बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी को जितना अच्छे से ढूंढने जाएंगे, पोजीशन का एरर उतना बढ़ जाएगा। हाँ, एरर मतलब अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, करेक्ट, एरर मतलब अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। सो इसका मतलब हमको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि भाई इसमें हम लोग पहले तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई वेलोसिटी ऑफ क्या बोलते हैं, वेलोसिटी में इतना अनसर्टेनिटी आएगा ही और पोजीशन में इतना अनसर्टेनिटी आएगा ही, ठीक है। So if we carry out the measurements of electrons position or velocity, the outcome will always show a blurry or a fuzzy picture. Simple.
This part again I want you to read a very stupid paragraph where they've given you a simple example of measuring the thickness of a sheet of paper. ठीक है, सेम जो मैंने अभी समझाया कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट वेरी हाई स्पीड्स, आप उसको पकड़ोगे, उसके पोजीशन लेने जाओगे तो वेलोसिटी चली जाएगी, वेलोसिटी लेने जाओगे तो पोजीशन चली जाएगी, है ना. इट इज़ लाइक टीम्स, इट इज़ लाइक अभी IPL चल रहा है तो IPL का एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट का. इट इज़ लाइक अ टीम ट्राइंग टू स्कोर एट टू फास्ट रन रेट. बहुत ज़्यादा रन रेट 20 रन पर ओवर मारने जाएगा तो विकेट धड़ाधड़ गिरेगा, विकेट बचाने जाएगा तो बहुत स्लो हो जाएगा. बैलेंस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, समझा. दैट्स द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड. ओके, तो क्रिकेट के टर्म्स में भी आप समझ सकते हैं. तो ये जो पैराग्राफ है इसको सिर्फ रीड कर लेना, इसमें वही चीज़ अलग भाषा में समझाया है. नहीं समझा तो मुझे पूछ लेना, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है. सिग्निफिकेंस क्या, अब सवाल ये कि ठीक है भाई इतना लंबा चौड़ा इसने पका तो दिया हाइजेनबर्ग ने, उसका करूँ क्या. तो उसने बोला कि भाई उसे पता ये चलता है, इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स. कैसे, ट्रेजेक्ट्री इज डिटर्मिन्ड बाय लोकेशन एंड वेलोसिटी एज वेरियस मूवमेंट्स. अगेन यहाँ पर फिर से फिजिक्स आ जाता है. फिजिक्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन. एग्जैक्टली. अब प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको यही सिखाया गया कि अच्छा एट वन पॉइंट पोजीशन चाहिए तो टैंजेंट बना दो. बट यहां पर वो बोलता है भाई तुम जो पोजीशन ही नहीं बता पाओगे तो तुमको ट्रेजेक्ट्री जज करने को नहीं आएगी. यही तो वो बता रहा है ना. सो देयरफॉर वी कंक्लूड फ्रॉम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, वी कंक्लूड दैट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी विल फिक्स इट्स ट्रेजेक्ट्री. So it is because it is not possible to determine both, it is not possible to talk about the trajectory of an electron. पता नहीं चलेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है. इलेक्ट्रॉन मिस्टर इंडिया है, कहीं से भी आ सकता है. ठीक है, आप उसकी ट्रेजेक्ट्री को जज नहीं कर पाओगे. The effect of Heisenberg principle is significant only for microscopic objects and it is negligible for that of macroscopic. क्यों, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है वो उतनी कम स्पीड से मूव करेगा. ये जो माइक्रोस्कोपिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट मूव करते हैं ना. ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक यानी लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए जल्दी एप्लीकेबल नहीं होता. सो लेट्स से इफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, let's say 1 milligram, then delta V into delta X is h by 4 pi into m, which is this. Now this is just as an example they've given you. Correct. Uncertainty इतना कम है मास के रिस्पेक्ट, अनसर्टेनिटी इतना कम है मास के रिस्पेक्ट में 10⁻²8, बहुत छोटा वैल्यू. 10⁻²8 तो बहुत छोटा वैल्यू हो गया ना. तो मतलब कि उसमें डज नॉट मेक अ डिफरेंस टू द मास. सो इसीलिए जो ये वैल्यू हमको मिली वो इनसिग्निफिकेंट है. देयरफॉर इन डीलिंग विद मिलीग्राम साइज और हेवियर ऑब्जेक्ट्स द अनसर्टेनिटीज आर हार्डली ऑफ एनी रियल कॉन्सिक्वेंस. मतलब उनके लिए मिलीग्राम भी बहुत बड़ा है. हमको बात करनी है, हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते तो वैल्यू क्या थी 10⁻31 किलोग्राम. उतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल है. क्यों, क्योंकि देखो अब ये 10⁻⁴ है. 10⁻⁴ एक अच्छा खासा अमाउंट है. 10⁻28 तो बहुत ही छोटा अमाउंट है. अब आई नो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु विल स्टिल आर्ग्यू विद मी सेइंग 10⁻⁴ भी तो छोटा ही होता है. वो हमारे और आपके लिए डेली लाइफ में 10⁻⁴ छोटा होता है. ये होता है 10⁻⁴. बट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन 0.001 इज अ वेरी बिग नंबर. एग्जैक्टली. सो फॉर एन इलेक्ट्रॉन द सेम लॉजिक इज अप्लाइड. फॉर 1 मिलीग्राम उन्होंने अप्लाई करके बताया तो h/4 पाई को
मैंने अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई किया तो 10⁻⁴ मिला। अगेन फिर से उन लोगों ने फिर से रिपीट स्टेटमेंट वापस रिपीट। इट मीन्स दैट पोजिशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी जज साइमल्टेनियसली। वापस रिपीट फालतू। क्वेश्चन प्रॉब्लम 2.15 क्वेश्चन, उसने बोला डिस्टेंस इज गिवन 0.1 एंगस्ट्रॉम। 0.1 एंगस्ट्रॉम मतलब 0.1 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, एक माइक्रोस्कोप लेके आए और माइक्रोस्कोप में उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन को लोकेट करो विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। अनसर्टेनिटी कितनी होगी? डेल्टा एक्स उसने फिक्स कर लिया कि भाई डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी 0.1 एंगस्ट्रॉम है। पोजीशन जो मैंने ओरिजिनली जज की थी उससे 0.1 एंगस्ट्रॉम का फर्क चलेगा, ये उसने फिक्स दे दिया आपको। हाँ अच्छा, यहाँ पे एक पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। उसने मेरे को बोला डेल्टा एक्स जो है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 10⁻⁻7 मीटर है। सॉरी 10⁻⁻7 कैसे बोल रहा हूँ, 10⁻11 मीटर है। 10⁻10 इंटू 10⁻1 ये 10⁻1 ये वाला। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू तो मुझे पता ही थी। पाई की वैल्यू मुझे मालूम है, 4 तो यहाँ पे है, एच की वैल्यू मुझे मालूम है, बस सब्स्टिट्यूट करना है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा, बस, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में उन्होंने आपसे ये पूछना चाहिए था मिनिमम, यस, व्हाट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड, कम से कम, बट दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। तो देयर यू विल गेट वेरी इजीली और एक सिमिलर उन्होंने एग्जांपल पूछा है, यहाँ पे उल्टा किया है। गोल्फ बॉल हैज मास ऑफ 40 ग्राम, मास दिया मतलब m, स्पीड यानी कि वेलोसिटी उसकी दी है 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ दिस, मतलब उन्होंने 45 इंटू 2/100, 2% मतलब 2/100, तो ये आपकी डेल्टा वी की वैल्यू उन्होंने दे दी। देखो ये वाली डेल्टा वी की वैल्यू, बाकी सब सेम, फंडा सेम। Again, the easiest way to solve it is just find the one unknown that you want and substitute that in the equation. That's it. So, on the basis of all this, Heisenberg's uncertainty principle वगैरह वगैरह देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि बोर मॉडल फेल क्यों हुआ भाई। तो बोर मॉडल में वेव कैरेक्टर कंसिडर नहीं किया था क्योंकि उसके लिए तो क्वांटम थियरी चाहिए थी। अच्छा, दूसरा, ऑर्बिट को क्लियरली डिफाइंड पाथ कब बोल सकते थे? ओनली इफ बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी वर नोन, बट ऐसा तो होता नहीं। इसलिए तो कॉन्सेप्ट आया किसका? ऑर्बिटल का। समझे? हाँ, कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के आया, यहां से यहां तक आया, अब यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, तुमको क्या पता। हाँ, इतने जगह में कहीं भी मिल सकता है, अनसर्टेनिटी है भाई। मतलब जाओ उधर, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, उसमें एक ए विंग है, उसमें रूम नंबर 15 में जाओ, वो बंदा बेडरूम में भी मिल सकता है, हॉल में भी मिल सकता है, बाथरूम में मिल सकता है, मुझे नहीं मालूम। मैंने शेल बता दिया, सब शेल बता दिया, ऑर्बिटल तुम देख लो। और स्पीड तो पूछना ही मत, ऐसा है ना। स्पीड पूछोगे तो मैं एड्रेस भूल जाऊंगा मतलब फिर मैं पोजीशन नहीं बता पाऊंगा, फिर मेरी गारंटी नहीं है ऐसा हो जाता है, समझे। तो हाइजेनबर्ग वो ही था, तो हाइजेनबर्ग से कोई एड्रेस नहीं पूछता था तो उसने क्या बोला
कि जो बोर मॉडल है वो डुअल बिहेवियर को भी ये नहीं करता बट कॉन्ट्राडिक्ट करता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी, इसलिए बोर मॉडल स्पेक्टेक्युलरली फेल हो गया बाद में। तो बच्चे बोलते हैं सर 5 पेज से बोर मॉडल पे पका रहे हो और अब बोल रहे हो कि फेल हो गया। हाँ सही बात है बट ये समझना जरूरी था कि फेल क्यों हुआ, वो समझ में आ गया। देश correct, they actually should what you should ideally do is study up to the Bohr's model and then study Heisenberg and Schrodinger separately. That's the best way to study. अच्छा, अब आता है श्रोडिंजर इक्वेशन। तो श्रोडिंजर इक्वेशन के बारे में उसकी छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। श्रोडिंजर ने क्या बोला था? Erwin Schrodinger is considered one of the greats of modern quantum mechanics या क्वांटम फिजिक्स देखा जाए तो। ये एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में बट ये क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा है। सो हिज आइडिया वाज दैट ऑल दिस properties of the atom that we keep on talking about velocity of the electron, momentum, its position, its location, its orbit, its orbital. He said that if you want to believe that the electron functions like a wave, so everybody said yeah, now we are convinced. डी ब्रोगली ने बोल दिया ना डुअल नेचर होता है, तो पार्टिकल तो है ही, वेव भी है, हम लोग मान लिए भाई। बोला ठीक है, तो बोला वेव शुड हैव अ वेव इक्वेशन। बोले हाँ बराबर है, हर वेव का एक इक्वेशन होता है, तो वेव का एक वेव इक्वेशन होगा। तो श्रोडिंजर ने एक वेव इक्वेशन लिख कर दिया। उसने क्या बोला कि भाई आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ना उस वेव इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको उसके इलेक्ट्रॉन की सारी वैल्यूज मिल जाएगी, कोई भी, जैसे कि उसके क्वांटम नंबर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, वगैरह वगैरह। द प्रॉब्लम इज स्पेशली विद नीट स्टूडेंट्स, स्पेशली विद बायो, द वेव इक्वेशन दैट ही रोट ना कंटेन्स डबल डिफरेंशियल्स। In fact, I don't think NCERT में they've not even given you the equation, the actual equation. NCERT में दिया ही नहीं है। हाँ phi स्क्वायर वो जो अपना डिफरेंशियल जो है ना उसके डबल डिफरेंशियल के स्क्वायर्स आते हैं। तो वो तो वैसे भी डिग्री इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के मैथ्स में वो आता है डिफरेंशियल्स। तो उसको सॉल्व करने के पीछे मत भागो, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। उसका कोर समझो, कॉन्सेप्ट समझो, और कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा था। श्रोडिंजर सेड कि हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि वेलोसिटी और पोजीशन जज एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, श्रोडिंजर टुक इट वन स्टेप फॉरवर्ड। ही सेड जज क्यों करना है, अज्यूम कर लो, मान लो। तो हमने पूछा ऐसे कैसे मान ले यार? तो उसने एक एक्सपेरिमेंट बताया। उसने एक डब्बा लिया, बड़ा सा बॉक्स, क्लोज्ड लिड वाला बॉक्स, जिसको आप बंद कर सकते हो। अपनी बिल्ली ली, कैट, उसके अंदर रख दी। एक छोटा सा जहर का, पॉइजन का वायल लिया और उसमें रख दिया बॉक्स के अंदर। ठीक है, और उसने बोला कि मैंने वो वायल जो पॉइजन है, पॉइजनस उसके अंदर टॉक्सिक गैस है, उस वायल को मैंने ऐसा प्रोग्राम किया है कि वो थोड़े टाइम के बाद अचानक अपने आप खुल जाएगा। थोड़े टाइम के बाद में वो अचानक अपने आप खुल जाएगा। अब वो 10 मिनट के बाद खुल सकता है, आधे घंटे के बाद खुल सकता है, 6 घंटे के बाद खुल सकता है, मेरे को नहीं मालूम। सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो खुल जाएगा। अच्छा, जब वो खुलेगा तो वो गैस उस बंद डब्बे में फैलेगी और वो बिल्ली मर जाएगी। तो सबने बोला हाँ ठीक है, लॉजिकल बात है भाई, गैस फैलेगी, जहरीली गैस है, बिल्ली मर जाएगी। अब श्रोडिंजर ने बोला कि आप लोग जो डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो कि बिल्ली जिंदा है कि मर गई है, ये बताओ बिना डब्बा खोले। तुमको एटम दिखता तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन दिखता तो है नहीं, तो तुम बोलते हो वेलोसिटी बताओ, पोजीशन बताओ। तो वैसे ही मैंने डब्बा खोला नहीं, मुझे पता नहीं कि अंदर गैस फैली है कि नहीं फैली, मुझे नहीं पता बिल्ली जिंदा है कि मर गई, तो मैं कैसे बता सकता हूं? Without, so his simple statement was, he gave a very complicated concept in a very simple manner. He said, without opening the box, I cannot say whether the cat is alive or dead.
So till the time I don't open the box, what should I assume? That the cat may be alive, the cat may be dead. I will assume the cat will be both alive or dead. जब तक मैं डब्बा नहीं खोलूंगा तब तक आई कांट बी श्योर. दैट इज अनसर्टेनिटी. इतना प्यारा उसने समझाया कि इसी को तो अनसर्टेनिटी बोलते हैं ब्रो. कि जब तक तू इलेक्ट्रॉन देखेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा. अभी तक देखा नहीं है ना, तो मान ले कि अनसर्टेनिटी है, नहीं मालूम. तो हमने बोला हाँ यार ये बात तो सही है कि नहीं. और वो जो श्रोडिंजर्स कैट वाला इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं सॉरी, जो कहानी है, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ लेजेंड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. इट्स बीन टोल्ड इन मेनी वेज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, है ना. जैसे कि एक उसका एक मीम भी आया था, जैसे वांटेड के पोस्टर लगते थे ना चोर उचक्कों के, टेररिस्ट लोगों के, वांटेड डेड और अलाइव. तो श्रोडिंजर की कैट का फोटो छापा था उन्होंने, वांटेड डेड एंड अलाइव. मतलब इट इज बोथ ना, इट कैन बी डेड, इट कैन बी अलाइव. तो उधर ऐसा एक बिल्ली का फोटो बना, श्रोडिंजर्स कैट वांटेड डेड एंड अलाइव. तो खैर ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं श्रोडिंजर के ऊपर. हम कहानियों में नहीं फंसेंगे. लेट्स टॉक अबाउट दी केमिस्ट्री है. सो दे सेड ओके, एक क्लासिकल मैकेनिक्स होता है जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से डील करता है, जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, ग्रेविटेशन वगैरह. और एक क्वांटम मैकेनिक्स होता है जो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक वगैरह के ऊपर डील करता है. ठीक है. क्या है क्वांटम मैकेनिक्स, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है. इट इज अ थियोरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक पार्टिकल्स, वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज. स्पेसिफिकली इट इज करेक्ट. तो जिसके जिसके पास भी डुअल नेचर है उसको क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करता है. तो जैसे कि स्ट्रिंग थियोरी एंड एम थियोरी, स्ट्रिंग थियोरी, सुपर स्ट्रिंग थियोरी, ऑल दोस. हाँ, अच्छा सवाल है. अगर क्वांटम मैकेनिक्स को आप क्लासिकल मैकेनिक्स की थियोरीज पे अप्लाई करने जाओगे तो then do you want to assume that planets behave like waves? Planetary motion is like wave motion? No. Right? It has been proven extensively that gravitational motion, और इसीलिए तो वो आइंस्टाइन के साथ थोड़ी सी ये हुई थी ना, नाइंसाफी, मतलब नाइंसाफी नहीं, बट बोलते हैं ना कि आइंस्टाइन एक ही काम नहीं कर पाए थे अपनी लाइफ टाइम में. वो यूनिफाइड थियोरी नहीं दे पाए थे. यूनिफाइड थियोरी क्या बोलते हैं, मतलब कि एक ऐसी थियोरी जो छोटे से लेके बड़े ऑब्जेक्ट के लिए इक्वली एप्लीकेबल. फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया ना, एक मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक, एक एटॉमिक फिजिक्स और एक ग्रेविटेशनल सर्कुलर मोशन वगैरह मैकेनिक्स. अभी तक इस पे खोज चल रही है. दे से दैट स्ट्रिंग थियोरी शुड बी द आंसर टू दैट, बट अभी तक उसके ऊपर पूरा रिसर्च नहीं कंप्लीट हुआ है. खैर अभी मैं स्ट्रिंग थियोरी के डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आपके लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है. बट फिलहाल इसकी बात करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक, क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक. ठीक है ना. सवाल ये कि व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स इज अप्लाइड टू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज इनसिग्निफिकेंट होती है उसकी. तो मतलब बेसिकली हम लोग घूम फिर के क्या आ जाते हैं, वही रिजल्ट्स पे आ जाएंगे जो क्लासिकल मैकेनिक्स से आते हैं. बट वहां पर ये क्लियर है कि हम लोगों को वेव कंसिडर नहीं करना. जो मैंने अभी कहा ना कि हम प्लैनेट्स के मोशन को वेव लाइक तो कंसिडर नहीं कर सकते, सीधी बात है. खैर, इट वॉज डेवलप्ड बाय टू गाइस सेपरेटली, हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंजर. हाइजेनबर्ग के बारे में हमने बात कर ली, अब श्रोडिंजर के बारे में बात करते हैं. अर्विन श्रोडिंजर वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. एनसीईआरटी वाले खुद से ही मान रहे हैं, देखो कितने अच्छे लोग हैं. द इक्वेशन दैट श्रोडिंजर गेव इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड नॉलेज ऑफ हायर मैथमेटिक्स इज नीडेड टू सॉल्व इट. एनसीईआरटी वाले बोलते तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा.
ठीक है पहले मतलब पहले मान लो है, ऐसे ऐसे कान पकड़ लो, बोलो बस दूर से अच्छा है बट इन रियलिटी एज आई सेड, सी बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ आई नो मैथ्स का मेरा इतना अच्छा नहीं है, बट एक्चुअली मैंने देखा है कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। डबल डिफरेंशियल आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता ऑब्वियसली बीइंग बायो स्टूडेंट्स, तो इसलिए उसके ऊपर माथाफोड़ी मत करो, ठीक है। इंजीनियरिंग में या जो पीसीएम स्टूडेंट्स है जेई एडवांस वाले वो करते हैं, नो डाउट, ठीक है। ओके simplified version of the Schrodinger equation, simplified version is the Hamiltonian equation। अब आप बोलोगे ये क्या है? You just express everything in the form of h। जैसे हम लोग कांस्टेंट मान लेते ना k, नॉर्मली हम लोग एल्जेब्रिक इक्वेशन में k को कांस्टेंट मान लेते, तो उसने यहां पर h को मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बट एक तरह का कांस्टेंट ही समझ लो, मान लिया। ये अगेन करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? व्हेन यू सॉल्व श्रोडिंजर्स इक्वेशन, कैसे सॉल्व करने का वो छोड़ दो, जब सॉल्व कर लेंगे तो इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ E एंड व्हाट इज दिस, ये त्रिशूल क्या है? इट इज साई, PSI साई, साई बाबा नहीं है, साई वो गंगनम स्टाइल, हाँ उस सिंगर का नाम साई है ना। तो श्रोडिंजर इक्वेशन उसने बोला, सॉरी नहीं वो फाई है, फाई है वो, फाई फाई। अच्छा, तो व्हेन श्रोडिंजर इक्वेशन इज सॉल्व्ड इट विल गिव यू द ऑल द एनर्जी लेवल्स एंड मैंने ऑलरेडी कहा ये एनर्जी लेवल, वेलोसिटी वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, बताता। सो क्वांटम नंबर्स यानी कि प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक, ये तीन क्वांटम नंबर आर द एक्चुअल सॉल्यूशंस ऑफ द श्रोडिंजर इक्वेशन। अब सवाल आता है ये कि सर ये साई एग्जैक्टली है क्या? तो साई है वेव फंक्शन। साई क्या है? वेव फंक्शन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगेन दो स्टूडेंट्स हु डोंट नो मैथमेटिक्स, उनके ये पूरा सर के ऊपर से जाता है और दैट्स व्हाई ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है ये पार्ट, बट बहुत आसान है। देखो मैं अगर सपोज आपको कहता हूं कि एक फंक्शन है f ऑफ x इज x स्क्वायर, तो ये मैंने एक जनरल इक्वेशन आपको बना के दे दिया, क्या कि मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ x इज x स्क्वायर। समझे बात को? सिंप्लीफाइड वर्जन हम गिविंग, देख लो। व्हेन आई से f ऑफ x इज x स्क्वायर, ये मैंने एक जनरल इक्वेशन आपको बना के दे दिया, इसको मैं बोलूंगा एल्जेब्राइक फंक्शन या मैथमेटिकल फंक्शन। सो आप बोलोगे ओके फॉर x इज इक्वल टू 1 f बिकम्स 1, फॉर x इक्वल टू 2 f बिकम्स 4, फॉर x इक्वल टू 3 f becomes 9, so on and so forth, which means I give you a function, you can solve it by inserting different values of the unknown, correct? तो आपको इससे क्या मिलेगा? आपको उस इक्वेशन का फाइनल वैल्यू मिलेगा, जैसे 1 4 9 यहाँ पर उस इक्वेशन का फाइनल वैल्यू मिलेगा। कौन से पर्टिकुलर सिचुएशन में? और वही तो श्रोडिंजर बताना चाह रहा था कि भाई तुम अभी तक इसी, तुम्हारा रोना ही नहीं खत्म हो रहा ना कि हाइड्रोजन के आगे नहीं बढ़ पाए, बोर ने हाइड्रोजन बताया आगे का नहीं बताया, तो ये मैं इक्वेशन दे रहा हूं, इसमें तुमको जो अच्छा लगता है तुम सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू ले लो, सिंपल। तो उसको उसने बोला वेव फंक्शन। क्या बोला? हाँ, तो वो जो अननोन था ना साई, उसको उसने बोला वेव फंक्शन। और उसने बोला कि जब आप इसको सॉल्व कर लोगे इस इक्वेशन को, पहले तो हायर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड। अगर आपके पास है हायर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, आप सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो होंगे तीन आपके क्वांटम नंबर्स n, l और m, दैट इज प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक। चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, बट वो श्रोडिंजर इक्वेशन से नहीं आता, यही वो बताने की कोशिश कर रहा है। सॉरी, या द श्रोडिंजर इक्वेशन presents you with the solutions that give you principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, but not spin quantum.
ठीक है. What is represented by the wave function? Orbital is represented by the wave function. देखो, an atomic orbital is the wave function psi for an electron in a given atom. Correct? अच्छा, तो so यहाँ पर वेव फंक्शन पता चल गया, तो एनर्जी स्टेट पता चल गया, और ऑब्वियसली एनर्जी स्टेट पता चल गई तो कौन से ऑर्बिट को या कौन से ऑर्बिटल को बिलोंग करता है ये तो पक्का मालूम पड़ ही जाता है. ये अपने को मालूम है ऑलरेडी, क्योंकि हमने इतने सारे इक्वेशन देख ली. वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग. मतलब कि अगर आपको कोई पूछे कि वेव फंक्शन को समझाओ तो आप समझा नहीं पाओगे, बिकॉज इट्स अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट्स अ मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड थियोरेटिकल फंक्शन. बात समझे? जैसे मैंने अभी लिखा था एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो जब तक मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट ना करूं 1, 4, 9, तब तक आपको उसका कोई मीनिंग ही नहीं लगेगा. आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स पता ही नहीं. ठीक है. A very good example again for bio students, let me tell you. When I say taxon, what comes to your mind? Living world, first chapter, taxon. तो taxon में बोलते हो कैटेगरी, एनीथिंग. तो जब तक मैं स्पेसिफिकली ना बताऊं, अच्छा स्पीशीज, किंगडम, फैमिली, ऑर्डर, टैक्सॉन कैन मीन एनीथिंग. तो उसका कोई मीनिंग तो है नहीं. टैक्सॉन मतलब क्या है? कुछ नहीं है. वैसे ये है कि वेव फंक्शन पता नहीं भाई, तू स्पेसिफिक बताना, ये ऑर्बिटल, ये शेल, तब कुछ बात करेंगे. वेव फंक्शंस of hydrogen or hydrogen like species with one electron are called atomic orbitals. Wave function of either hydrogen or hydrogen like species with one electron are called what? Atomic orbitals. And for these systems they are called as one electron systems, obviously. The probability of finding an electron, this is definition of orbital, correct? The probability of finding an electron is proportional to psi square at a given point. Is proportional to the magnitude of psi square at a given point. Now the next paragraph, as before, I'll just ask you to read again. This is all a theoretical concept which has hardly any application if you ask me. The more important part here is to understand कि अच्छा श्रोडिंजर इक्वेशन से क्या पता चला. तो आप बोलोगे सर श्रोडिंजर इक्वेशन से वेव फंक्शन पता चला. वेव फंक्शन से क्या पता चला? एटॉमिक ऑर्बिटल पता चला. बस इतना ही. ठीक है. अब आते हैं ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर पे. वेव नंबर नहीं, वेव फंक्शन, वेव नंबर नहीं. हाँ, अगर आपको वेव फंक्शन मिल गया तो आप इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम, और क्वांटम नंबर मतलब उसका एड्रेस, बेसिकली उसके सारे डिटेल बता सकते हो. हाँ, और यहां पर अभी हम लोग वही पढ़ने वाले कि भाई वेव फंक्शन से हमने क्वांटम नंबर निकाल लिए. क्वांटम नंबर समझना आसान है कंपैरेटिवली दैन श्रोडिंजर इक्वेशन. तो बोलता है, हाँ, Erwin Schrödinger is said to be one of the pioneers of modern quantum physics. And he was way ahead of his time. Here, so orbitals and quantum numbers. So orbital we know is the three-dimensional space in which the probability of finding the electron is maximum. That is clear, that everyone knows. तो उसके क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं ए विंग में 10वें माले पे 5 नंबर के फ्लैट में रहता हूं और मैं मिलूंगा मेरे बेडरूम में 99% ऑफ द टाइम मेरे को पता मैं इधर ही मिलूंगा. तो आप आओगे मेरे बिल्डिंग में, फिर मेरे फ्लोर पे, फिर मेरे फ्लैट में, फिर वैसे ही इलेक्ट्रॉन का क्या है एड्रेस उसका कि भाई ये शेल है, ये सब शेल है, ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर ये मिलेगा. बात समझी? तो इजी. तो atomic orbitals are precisely distinguished by what are known as quantum numbers
and there are mainly 3, but actually there are 4. We'll study the fourth one also. N, L and ML. अभी ML नहीं बोलते अपन, M ही बोलते हैं. मैग्नेटिक को M बोलते हैं. N को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, विच इज द नंबर ऑफ द शेल. बस ये आपको पता होना चाहिए, विच इज द नंबर ऑफ द शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स. तो थर्ड शेल का है तो 3, फोर्थ शेल का है तो 4, फर्स्ट शेल का है तो 1, ऐसा. ठीक है, ये तो स्कूल में पढ़ा था. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाउड आर n स्क्वायर, है ना. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउड इन दैट इज n स्क्वायर, नहीं 2n स्क्वायर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल आर 2n स्क्वायर. तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32, फिफ्थ शेल में 50, सो ऑन एंड सो फोर्थ. शेल की वैल्यू 1 2 3 4 K L M N. ये भी सबको मालूम है, स्कूल से पढ़ते आ रहा हूं, कुछ नया नहीं बता रहा हूं. सेकेंड है अजीमुथल क्वांटम नंबर. क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज L. It also denotes the orbital angular momentum or the subsidiary quantum number. Angular momentum of the electron. Electron is performing circular motion. It should have certain amount of angular momentum. Yes or no? So that is denoted by the L. अब ये बहुत important है, ध्यान से सुनना. L can have values from 0 to n minus 1. क्या है? 0 to n minus 1. यानी कि सिंप्लीफाइड वर्जन देख लो. फॉर S, P, D, F. SPDF यानी कि सब शेल्स को डिनोट करने वाला कौन है? L. शेल को डिनोट करने वाला कौन था? मैंने लिखा है बाजू में. शेल को डिनोट करने वाला कौन था? ये रहा, प्रिंसिपल क्वांटम. ये शेल बताएगा. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरा ये एड्रेस है 14B1702, मैं बिल्डिंग नंबर मैं फ्लोर नंबर 14 पे रहता हूँ, बिल्डिंग बी विंग में, फ्लैट नंबर दिस, राइट. सो आई नो स्पेसिफिकली कि ये मेरा एक्चुअल एड्रेस नहीं है, मैं रैंडम बोल रहा हूँ. सो मुझे पता है कि अच्छा ये नंबर ये डिनोट करता है. वैसे ही यहाँ पर SPDF के लिए सबसे इजी तरीका याद करने का 0 1 2 and 3. सिंपल. 0 1 2 3. L की वैल्यू क्या है? 0 1 2 and 3. ठीक है. SPDF के लिए वैल्यू क्या है? 0 1 2 3. बात समझ में आ गई? For when n is equal to 1, फर्स्ट शेल में सिर्फ S सब शेल होता है ना. तो L की वैल्यू क्या है? 0. S सब शेल है 0. फॉर n इक्वल टू 2, पॉसिबल वैल्यू कैन बी 0 and 1, क्योंकि सेकंड में 2S और 2P होता है. बरोबर, आप समझ में आ गया? अरे हाँ, सही बोल रहे सर. n इक्वल टू 3, L की वैल्यू क्या है? 0 1 2. S P T 0 1 2. बरोबर है. फोर्थ के लिए SPDF 0 1 2 3 हो सकता है. सही बात है ना. सो इससे प्रूव हुआ, इन द फर्स्ट शेल देर इज ओनली 1 सब शेल, इन द सेकेंड शेल देर आर 2 सब शेल्स, थर्ड शेल देर आर 3 सब शेल्स एंड सो ऑन. क्लियर? तो SPDFGH, अभी हम लोग हमारे सिलेबस में SPDF तक की बात करते हैं. G और H पे क्वेश्चन मत पूछना मुझे. ठीक है, वो आपके लेवल का फिलहाल नहीं है. SPDF की हम लोग बात करते हैं, इससे आगे हम लोग नहीं जाते. वैसे तो GH भी होता है. यस, यूज नहीं होता. हम लोग SPDF ही यूज करते हैं, GH यूज नहीं होता बेटा. बट एक बात, एक थियोरेटिकली उन्होंने लिख के दिया कि अच्छा G होता तो 4 होता, H होता तो 5 होता. हम लोग बात करेंगे सिर्फ SPDF यानी कि
जो मैंने क्लियरली ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे वैसे आपके लिए। क्या ये रहा SPDF, मैंने ऑलरेडी लिख दिया 0 1 2 3, बस इसके आगे अपने को बात नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज M। अब मैग्नेट, जैसे L की भी वैल्यू थी वैसे ही M की भी वैल्यू, और M की बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यू है। ये बताता है नॉट द ऑर्बिटल का एड्रेस, ये बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल। क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल। कैसे? देखो, M is equal to 2L plus 1. So for S, P, D and F, L was equal to 0, 1, 2, 3. We know this. So what is M? 2 into 0 plus 1 मतलब 1. M कितना है? 2 into 2 plus 1, सॉरी 2 into 1 plus 1 क्या है? 3, 5, 7। तो मुझे ये पता है कि S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। पता चल गया, सिंपल। हाँ, तो जब हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त ऐसे जो बॉक्सेस बनाते हैं ना, जो डब्बे, ये हर डब्बा एक ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। अच्छा, ये M हैज 2L plus 1 वैल्यूज। अब आप बोलोगे सर आप कंफ्यूज करना चालू किए, यहां तक समझ में आ गया था। अब मैं क्लियर बता रहा हूं फिर से। M हैज 2L plus 1 वैल्यूज। अच्छा, मैं बोलूं कि X हैज 2 वैल्यूज, इसका मतलब क्या X इक्वल टू 2 है क्या? नहीं, X की 2 वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। तो X की 2 वैल्यू, एक 100 हो सकती है, एक -100 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मैंने क्या बोला कि M हैज दीज मेनी वैल्यूज। डिड आई गिव यू द एक्चुअल वैल्यूज? नो। अब मैं एक्चुअल वैल्यूज दे रहा हूं, रेंजिंग फ्रॉम -L टू 0 टू +L। समझो क्या बोला मैंने? M हैज 2L plus 1 वैल्यूज, मतलब ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे M की 1 वैल्यू होगी, यहां पे 3 वैल्यू होगी, यहां पे 5 वैल्यू होगी, यहां पे 7 वैल्यू होगी। आप बोलोगे हाँ सही है, बट एक्चुअली आप पूछोगे वैल्यू क्या है? आप बोलोगे वैल्यू क्या है? हाँ बोलो। Absolutely right. So that is why we write it like this. For S subshell, P subshell, D subshell, F subshell, I will have S के लिए वैल्यू क्या रहेगी? देखो 0 to 0, अब -0 + 0 तो होता नहीं है, तो एक ही वैल्यू है। So I will say it is one value, and what is that value? It is 0. समझे कि नहीं समझे? There are 3 values here. There are 5 values here, 7 values. What are those values? P के लिए क्या था? L 1 था, तो मैं बोलूंगा -1 0 +1। अब ये समझ में आ गया। ये था सर -2 -1 0 +1 +2, 5 वैल्यूज, और ये -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। समझ गया? इजी। तो इतने वैल्यूज, और उन वैल्यूज की वैल्यू क्या? -L to +L। इतने पॉसिबिलिटीज और ये वैल्यूज। क्लियर? हो सकता है अजीमुथल 0 1 2 3 होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ऑब्वियसली माइनस शेल तो हो नहीं सकती,
तो 1 2 3 4 यानी कि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n तो 1 2 3 4 होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नेगेटिव हो सकता है। हाँ, अभी ऐसा वो पूछ सकता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपको इसमें नीट में क्वेश्चन कैसा आएगा, वो बोलेगा कि ये बताओ वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। वो बोलेगा n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू -1 एंड s इक्वल टू +½ तो आप बोलोगे ठीक है, n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड शेल का है, ये पता चल गया। l इक्वल टू 3 मतलब f सब शेल का है, बट थर्ड शेल में f सब शेल होती है क्या? नहीं होती, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिंपल, ऐसा समझा फंडा? क्योंकि थर्ड शेल में f सब शेल होती है, एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। एग्जैक्टली, उसमें सिर्फ d होता है। तो 3 इसमें l इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है, तो l इक्वल टू 3 दिया तो वो रॉन्ग है। l इक्वल टू 2 यस हो सकता है, 3d का इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन? तो वो बोलेगा अच्छा 3d, तो आप बोलोगे अच्छा 3d, फिर 1 2 3 4 5, ओके ठीक है, मान लिया 1 2 3 4 5। फिर ये -2 -1 0 +1 +2, तो ये -1 दिया है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां होगा, और +½ दिया पॉजिटिव स्पिन वाला होगा। सिंपल, बात समझ में आई है ना? तो ऐसे जज करना है। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। वंस यू गेट द आइडिया, जब मैंने ये जो समझा दिया, इससे आपसे फट से सॉल्व हो जाएंगे ये क्वेश्चन, क्वांटम नंबर वाले, बहुत ही आसान। आखिरी वाला कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन स्पिन तो बड़ा आसान है यार। अच्छा, इसमें सवाल है स्पिन की अगर हम बात करें तो स्पिन क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटी है, सिक्का उछालूंगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 50% पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन देखा है किसी ने? नहीं। कैसा घूमता है पता नहीं। तो इन लोगों ने बहुत जबरदस्त दिमाग लगाया, बोला एक काम करो, मान लो कि 50% पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव स्पिन की यानी कि क्लॉकवाइज स्पिन की, और 50% पॉसिबिलिटी है नेगेटिव स्पिन की यानी कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन की। तो उसने बोला कि भाई पॉजिटिव यानी कि अपवर्ड एरो वाले को बोल दो +½ और डाउनवर्ड एरो वाले को बोल दो -½ बस इतना इजी था स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ, तो बोलेगा कि अरे ये कैसा हुआ? तो बस क्योंकि एक्चुअली इसको कैलकुलेट करना या डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, मान लो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 2 ही तो प्रोबेबिलिटी है, और हंड्स रूल बना दिया। हाँ हाँ, एस की तरफ देखना ही नहीं है। एस की वैल्यू आपको देखनी नहीं है। एस की वैल्यू 2 ही पॉसिबिलिटी है। देखो एस की वैल्यू है, सॉरी ये एमएस मैं इरेज कर देता हूं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एमएस नहीं बोलना, एस बोलना है सिर्फ। इट कैन टेक द वैल्यूज ऑफ +½ और -½ दे आर कॉल्ड द 2 स्पिन स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आइदर पॉजिटिव स्पिन और नेगेटिव स्पिन। बस, तो ऑपोजिट स्पिन रहेंगे तो ही उनकी पेयरिंग होगी। 1 ऑर्बिटल कैनॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक रूम में 2 लोगों से ज्यादा नहीं रह सकते, और वो 2 लोगों की भी पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं चलेगी। 2 लड़ाकू लोग एक घर में नहीं रह सकते, एक्सेप्ट इन बिग बॉस। ठीक है। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तो फिजिक्स में पढ़ा हुआ है ऑब्वियसली। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। सो समरी ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ द क्वांटम नंबर्स। Summarize the 4 quantum numbers. N defines the shell, L defines the subshell, M designates the orbital for a given value, ये है, and spin refers to orientation or the spin of the electron. अच्छा, अब वो बोल रहा है कि अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 के कितने पॉसिबल ऑर्बिटल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। अच्छा 3s 3p 3d, इसका 1 ऑर्बिटल, इसके 3 ऑर्बिटल, इसके
5 ऑर्बिटल, तो 1 + 3 4 + 5 टोटल कितना आएगा, 4 + 5 9 ना, बस आंसर आ गया। यस, थ्योरेटिकल वे इज जस्ट n², चेक। थर्ड शेल है, ट्रिक से सॉल्व करना है, सीधा n²। फोर्थ शेल में 16 ऑर्बिटल आएंगे, फिफ्थ शेल में 25 ऑर्बिटल आएंगे, बस इजी है ना। FPDF नोटेशन यूज करके क्वांटम नंबर्स n = 2, l = 1, n = 4, l = 0 में बनाओ। तो n2 l1 मतलब 2 बोले तो 2, l1 बोले तो p, तो 2p। इजी, अभी मैंने सॉल्व करके बताया ऐसा एग्जांपल, सिंपल। यस, है ना, 4s 5f 3d, बहुत ही आसान, ठीक है। So in the next lecture we'll do the atomic orbitals, we'll finish off this part. We'll stop here for today.